फरवरी 2026 ढाका की सड़कों पर हलचल है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें, कैमरों की चमक और राजनीतिक भविष्य को लेकर गहरी उत्सुकता। लगभग 1.5 दशक बाद ऐसा चुनाव जिसे कई विश्लेषकों ने निर्णायक मोड़ कहा। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण था और अंततः कौन बना बांग्लादेश का प्रधानमंत्री। यह कहानी है 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जिसने देश की सत्ता संरचना को नई दिशा दी। बांग्लादेश, जिसकी स्थापना 1971 में हुई, एक संसदीय लोकतंत्र है। देश का संविधान एक संसदीय प्रणाली को मान्यता देता है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होते हैं। संसद को जतिया संसद कहा जाता है। इसमें 350 सदस्य होते हैं। 300 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जिन्हें दलों को उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित किया जाता है। यह प्रणाली ब्रिटिश संसदीय मॉडल से प्रेरित है। जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती। मतदाता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्य चुनते हैं। जिस दल या गठबंधन को 300 में से कम 151 सीटों का बहुमत मिलता है, वही सरकार बनाता है। उस दल का संसदीय नेता प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उसे नियुक्त करते हैं। 2026 का आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। पिछले कई वर्षों तक बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग और उसकी नेता शेख हसीना का वर्चस्व रहा था, लेकिन 2026 में राजनीतिक परिदृश्य बदला। इस बार मुख्य मुकाबला था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और अवामी लीग के बीच। इसके अलावा जमात-ए इस्लामी और कुछ छोटे दल भी चुनावी मैदान में थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने की थी, लंबे समय से विपक्ष की प्रमुख शक्ति रही है। 2026 में पार्टी का नेतृत्व तारिक रहमान के हाथों में था। दूसरी ओर अवामी लीग, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। 12 फरवरी 2026 को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तनाव और प्रशासनिक चुनौतियों की खबरें भी आईं। मतगणना के बाद जो परिणाम सामने आए, उन्होंने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। आधिकारिक परिणामों के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 में से लगभग 210 से अधिक सीटें जीत ली। यह स्पष्ट बहुमत था और लगभग 2/3 बहुमत के करीब। अवामी लीग 70 से कम सीटों पर सिमट गई, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को शेष सीटें मिली। वोट प्रतिशत के स्तर पर भी BNP को लगभग 48 से 50% के बीच मत प्राप्त हुए, जबकि अवामी लीग का वोट शेयर लगभग 35% के आसपास रहा। इन आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। संसदीय परंपरा के अनुसार बहुमत प्राप्त दल ने अपने नेता को संसदीय दल का प्रमुख चुना। इसके बाद राष्ट्रपति ने औपचारिक प्रक्रिया के तहत तारिक रहमान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 17 फरवरी 2026 को ढाका में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। यह क्षण प्रतीकात्मक रूप से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत था। हालांकि यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण था। भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले वर्षों में व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग के आधार पर मजबूत हुए थे। नई सरकार के सामने चुनौती थी इन संबंधों को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। भारत बांग्लादेश संबंधों में सीमा प्रबंधन, नदी जल बंटवारा, व्यापार संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। नई सरकार को एक ओर घरेलू राजनीतिक अपेक्षाओं को संतुलित करना है, तो दूसरी ओर पड़ोसी देशों के साथ व्यावहारिक कूटनीति भी बनाए रखनी है। विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए ढाका और नई दिल्ली के बीच संवाद का निरंतर बने रहना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान के सामने कई घरेलू चुनौतियां भी हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक दबाव, मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जैसी समस्याएं उभरी हैं। रोजगार सृजन, निर्यात क्षेत्र विशेषकर परिधान उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
चुनाव के बाद का माहौल यह संकेत देता है कि देश को राजनीतिक संवाद और संस्थागत संतुलन की आवश्यकता है। एक मजबूत बहुमत सरकार के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी, क्योंकि अपेक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं। 2026 का चुनाव यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवंत है और सत्ता परिवर्तन संभव है। संसदीय प्रणाली की मूल भावना जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन एक बार फिर क्रियान्वित हुई। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब चुनावी वादों को नीति में बदला जाएगा। यह चुनाव सिर्फ सीटों और वोट प्रतिशत का गणित नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। परिवर्तन की मांग, स्थिरता की तलाश और क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता। दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई सरकार की दिशा न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रभाव डाल सकती है। तो आखिरकार 2026 के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। संसदीय बहुमत के आधार पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और औपचारिक शपथ ग्रहण के साथ उन्होंने पदभार संभाला। यह एक लोकतांत्रिक संक्रमण था जिसकी निगाहें केवल ढाका पर ही नहीं बल्कि नई दिल्ली, बीजिंग और पूरे दक्षिण एशिया पर भी थी। समय बताएगा कि यह बदलाव देश को किस दिशा में ले जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता। असली मूल्यांकन शासन, जवाबदेही और नीति परिणामों से होता है। अगर आपको यह विश्लेषणात्मक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। हम तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण के साथ दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने की कोशिश जारी रखेंगे। धन्यवाद।